Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kem Cho. Welcome back to our own platform. Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG educator. की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? ये है हमारा 10 डेज चैलेंज जो स्पेशली शुरू किया गया है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर विथ एंटायर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दे दिया जाता है बच्चों, जिससे आप बार बार जब भी थ्योरी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो आप उन्हें बार बार रेफ़र कर सकते हो, बाकी बच्चों को भी शेयर कर सकते हो जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा, उन्हें चैप्टर का फ्लो समझ नहीं आ रहा, क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ नहीं आ रहा। उन सभी बच्चों के साथ ये 10 डे सीरीज़ का चैलेंज आप शेयर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन बच्चों को भी ये सीरीज़ के सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करें, आपको टेलीग्राम पे जाके सारे नोट्स PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम तक आप प्रो हो जाएंगे। और रह जाती है बात न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो हमने आपसे प्रॉमिस किया है, वो भी धीरे धीरे आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, जैसे कि ये वीडियो किया है आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड जो बच्चे भी इस परिवार का हिस्सा नहीं है, इस चैनल का हिस्सा नहीं है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड होती है आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं 10 डेज चैलेंज केमिकल काइनेटिक्स एपिसोड नंबर 3। हियर वी गो। पहले देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपका नियर अबाउट 5 से 6 मिनट कवर करेगा। 5 से 6 मिनट में हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि किस तरीके से हम रेट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से लिंक करते हैं और वहां से रेट कांस्टेंट निकालेंगे। ये टॉपिक हम 10 मिनट में कवर करेंगे बच्चों। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे फोकस करेंगे, जहां जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के डेरिवेशन भी करेंगे, यहाँ पर भी आपको 20 मिनट जाएगा। फिर मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस करेंगे 5 से 7 मिनट में, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ डिफरेंस देखेंगे। और फिर अगले 10 मिनट में हाफ लाइफ की डेरिवेशन जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए और उसके ग्राफ्स देखेंगे। फिर हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट अगले 10 मिनट में। और बचा हुआ हमारा आखिरी टॉपिक, ये दोनों टॉपिक हर साल डिलीटेड होते थे, बट इस साल ये दोनों टॉपिक इंक्लूडेड हैं, तो इन्हें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 10वां टॉपिक है कोलिजन थियोरी, जो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। इस तरीके से आपके पास ये ऑल टुगेदर पूरी समरी दे दी है मैंने चैप्टर की, और इन टॉपिक्स को कवर करना कंपलसरी है बच्चों। कैसे कवर करेंगे ये तो आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, एंड दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एकदम बेसिक बात बताती हूँ। जितना भी हमने 11वीं में केमिस्ट्री पढ़ा है, कहीं पे भी हमने ये नहीं सीखा कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है, टाइम के साथ वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, यानी हमने स्पीड निकालना कभी सीखा ही नहीं कि रिएक्शन किस रफ्तार से हो रही है। केमिकल काइनेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि रिएक्शन किस रफ्तार से वक्त के साथ हो रही है, और इसीलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों R से। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं, मान लीजिए A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, और दोनों रिएक्ट करके C प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इमेजिन करते हैं A एंड B रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होंगे बच्चों। टाइम अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो मुझे पता है AB रिएक्टेंट पहले फुल क्वांटिटी में थे, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी घटती जा रही है टाइम के साथ, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, बड़ा ही सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इनकी हाई थी, धीरे धीरे टाइम के साथ ये घटते गए। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट पहले जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे था, प्रोडक्ट पहले बना ही नहीं था, अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया बच्चों, तो वो जीरो से धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यानी ये आपका रिएक्टेंट
टाइम के साथ घट रहा है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करूंगी बेटा? यू कैन राइट इट डाउन एज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज change in concentration of reactant, change in concentration of reactant with respect to time. Correct? दूसरा तरीका है डिफाइन करने का, आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज increase in concentration of product with respect to time, है ना, with respect to time, ऐसे आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये देखिए बेटा, अगर ये मेरा रिएक्टेंट है तो T1 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था C1. वैसे ही अगर मैं T2 टाइम पे देखूं, T2 टाइम पे देखूं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2. ठीक है, तो मतलब मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है रिएक्टेंट के टर्म में, तो मुझे पता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में घट रहा है, यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. करेक्ट, और इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. रिएक्टेंट के लिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर C लिखूंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा. यहाँ पर लेटर A एंड B है तो मैं A के टर्म्स में लिख देती हूँ. कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A2 है. ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. A2 माइनस A1 एंड ये हो गया डेल्टा A. ठीक है, इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is decreasing with time. Concentration of A is decreasing with time. Correct? Understood? Okay. ऐसे ही मैं प्रोडक्ट के लिए लिखने जा रही हूं, तो प्रोडक्ट मेरा C है, तो R is equals to P, C के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. तो मैं रेट कैसे लिख सकती हूँ? डेल्टा C बाय डेल्टा T. करेक्ट, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में आप देख रहे हैं कि मैं नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, प्रोडक्ट के टर्म में मैं क्या लगा रही हूँ? पॉजिटिव. लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डिफाइन कैसे करना है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया है? स्क्वायर ब्रैकेट बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करता है और इसे एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर में. टाइम को हम सेकेंड यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की SI यूनिट हो गई मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1. ये देखिए, ये उसकी यूनिट भी फटाक से जॉट डाउन कर लीजिए. डन. ठीक है, तो ये बात हो गई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की. अब थोड़ा आगे आ जाते हैं. तो बेटा जो रेट होती है वो दो तरह की होती है, आर एवरेज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड आर इंस्टेंटेनियस. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, आर एवरेज एंड आर इंस्टेंटेनियस. ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मुझे एवरेज रेट निकालना है, तो ये देखिए, ये ग्राफ रिएक्टेंट के लिए और ये ग्राफ प्रोडक्ट के लिए सेपरेटली बनाया गया है. अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा हाईलाइट करती हूं. ये देखिए, अगर मैं इस ग्राफ में ध्यान से देखूं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है. ठीक है, यहां पर नीचे टाइम है और इस साइड पर आपका कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, अगर मैं T1 टाइम पे देखूं, T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है R1, और अगर मैं T2 टाइम पे देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन है R2. ठीक है, तो R एवरेज कैसे निकालते हैं? दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है, तब हम एवरेज रेट निकालते हैं. दैट इज इक्वल्स टू, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दूसरा पेन ले लेते हैं. यस,
कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो वैल्यू बड़ी कौन सी है बेटा? R1 बड़ी है, R2 छोटी है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं R2 माइनस R1 और यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा अपॉन टाइम T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। ये जो रेट है ये R एवरेज रेट है जो एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान निकाला जाता है। जब मेरे पास T1 टाइम पे C1 कॉन्सेंट्रेशन, T2 टाइम पे C2 कॉन्सेंट्रेशन है, तब मैं जो रेट निकालूंगी वो क्या निकलेगा? आपका एवरेज रेट निकलेगा। बट इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा है बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट यानी एट पर्टिकुलर दैट टाइम इंटरवल। जैसे कि मान लीजिए अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अगर अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो 12 बजे एग्जैक्टली कितना कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेट होगा वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में आपको पता है कि एग्जैक्टली 12 बजे अगर आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन में इतना कुछ खास फर्क नहीं आया होगा और टाइम भी एग्जैक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो एकदम छोटा सा तो वेरिएशन होगा ही, माइक्रो सेकेंड्स का। ठीक है, तो आर इंस्टेंटेनियस को आप कैसे लिखते हो? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा बड़ी क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है और ये वाला डी बच्चों छोटी क्वांटिटी के लिए, छोटे चेंज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये बड़ा चेंज दिखाता है और ये बहुत माइनर चेंज दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर dt इज अप्रोचिंग टू 0, dt इज अप्रोचिंग टू 0, बहुत छोटी वैल्यू। इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप इस ग्राफ का स्लोप ले सकते हैं। ठीक है, आप इस ग्राफ का या इस ग्राफ का अगर स्लोप ले लें, अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप ले लेते हैं तो आप निकाल सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस। या फिर ये प्रोडक्ट वाले ग्राफ में भी अगर आप उसका स्लोप ले लेते हैं बच्चों तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं dp बाय dt। ठीक है, dp बाय dt, तो ये माइनस dr बाई dt लिखा है, दैट इज इक्वल टू स्लोप। ये कैसे निकाला है? हमने ग्राफ का स्लोप लिया है तब निकाला है। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ MCQ में आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए, R एवरेज कैन बिकम इक्वल टू R इंस्टेंटेनियस when डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। जब आपका डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम अगर वो लगभग 0 के इक्वल हो जाता है तो R एवरेज R इंस्टेंटेनियस के इक्वल हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है? किसकी वजह से ये बढ़ता है, किसकी वजह से ये घटता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन भी फास्टर रेट से होगी। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जितना तापमान बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन लगभग, देखो ऐसा कहा जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, मतलब अगर अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया है, 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया है 20 मोल लीटर रेज़ टू -1 सेकेंड रेज़ टू -1। तो जब मैंने तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस किया यानी 10 डिग्री बढ़ाया तो ये रेट डबल हो जाता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ये भी क्लियर हो गया सारे बच्चों को। फिर नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज कैसी है उस हिसाब से उसका इंटरैक्शन बच्चों वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
पोलार स्पीशीज का इंटरैक्शन अलग होता है, नॉन पोलार स्पीशीज का इंटरैक्शन अलग होता है, ठीक है। तो कैसी रिएक्टिंग स्पीशीज है उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इलाबोरेट करना भी नहीं है क्योंकि है नहीं इतना डिटेल में एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों प्रेशर की, ठीक है। तो प्रेशर के साथ भी वेरिएशन दिखाता है, प्रेशर बढ़ता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो अगेन इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, एंड रेडिएशन की प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ जाए। H2 + I2 gives 2HI, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो कोफिशिएंट होता है बच्चों ये हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाता है किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, याद रखिएगा। तो ये 2 मोल के लिए है तो हम इसका आधा कर देंगे 1/2 HI बाई डेल्टा T, ठीक है। प्रोडक्ट है इसीलिए पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। कहीं पे भी कोई भी कोफिशिएंट हो उसे आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। होपफुली इट इज क्लियर। वैसे ही अगर यहाँ पर आपको कोई लिक्विड या सॉलिड तो नहीं, लिक्विड या एक्वस सोल्यूशन दिया है तब तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे, बट कोई गैसियस प्रोडक्ट है और उसका प्रेशर दे रखा है आपको, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, और प्रेशर को आप मेजर करते हो बार में या फिर एटीएम में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? बार, टाइम मान लो आर में है या मिनट में हो या सेकंड में हो, बार सेकंड रेज टू -1 या एटीएम सेकंड रेज टू -1 या एटीएम आर रेज टू -1 एंड सो ऑन। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दिमाग चलना चाहिए आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। मान लो ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, A moles of A and B moles of B gives C moles of C and D moles of D, ठीक है। तो according to law of mass action my dear students, let's focus back, कुछ नया खुल गया था, कोई बात नहीं। According to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting species raised to some power which may or may not be equal to coefficient, ठीक है। ओके बच्चा लोग, अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके हिसाब से लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन कैसा आना चाहिए, चलिए वो भी ध्यान से देख लेते हैं। तो A moles of A and B moles of B है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? According to the law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting species. Reacting species है A and B, तो it is directly proportional to concentration of reacting species, ठीक है। Raised to some power, तो पावर कैन बी x and y, एंड जरूरी नहीं है कि ये x and y आपके कोफिशिएंट के इक्वल होगा, वेयर x may not be equal to a
एंड y may not be equal to b। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हो, तो r इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो k a की पावर x एंड b की पावर y आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पर k क्या है बच्चों, k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, चलिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reacting species is taken as unity, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज है इनका कॉन्सेंट्रेशन मैं 1 कर दूं, अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। साफ साफ दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज टेकन एज यूनिटी। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन में से हमारे पास एक नई स्पीशीज जनरेट हुई, यानी कि नई क्वांटिटी जनरेट हुई, दैट इज योर रेट कांस्टेंट, एंड देन रेट कांस्टेंट की हमने डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है बच्चों, यहां तक भी चीजें समझ में आ गई। इन शॉर्ट, कोई भी एक रैंडम रिएक्शन लिखूं मैं, A moles of A gives B moles of B, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A की पावर X लिखूंगी। जरूरी नहीं है कि ये A हमेशा X के इक्वल होगा, और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपका रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो भाई रेट कांस्टेंट पता चल गया जो K से डिनोट करते हैं, और R हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुद्दा ये है कि रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट इट इज द, या फिर एक काम करिए इसे ना डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ, और यहाँ पर मैं रेट कांस्टेंट लिख रही हूँ यानी कि K, और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे। चलिए आ जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to time, correct? Okay, what is rate constant? If concentration of reacting species in rate law expression is taken as unity। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, वहां पर अगर रिएक्टिंग स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन 1 लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यही सिंपल भाषा है। ठीक है बेटा, अब रेट ऑफ रिएक्शन की ऐसा यूनिट क्या हुई, मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1। यूनिट ऑफ K डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी होगा उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदलती रहती है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, तो ये हम अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें सिखाएंगे, एंड में आपको सब समझ आ जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे डिफरेंस पे। तो बच्चों आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, it generally decreases
एज रिएक्शन प्रोसीड्स, है ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे भागती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे घटती जाती है। बट जो दूसरी वैल्यू है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट डू नॉट चेंजेस। खत्म, ये नहीं बदलती है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। आपने इसे अच्छे से इस तरीके से लिख लिया है, आपका काम सॉर्टेड है। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन जो देखा, ये देख रहे हो, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जब हम इस एक्सप्रेशन के पावर्स को रखते हैं तो ये जो सम ऑफ पावर्स हैं, द सम ऑफ द पावर्स in the rate law expression is known as order of reaction, order of reaction। करेक्ट बेटा? तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अबव केस इज x प्लस वाई। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 1 लूं और y की वैल्यू 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अगर दोनों की वैल्यू 1 लूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ओके, ठीक है बेटा। अब कितने तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर मान लीजिए दोनों एक्सप्रेशन का सम, इफ x plus y is equal to 1, then it is known as first order reaction। अगर x और y का सम 0 होता है तो हम इसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी बेटा यहां पर एक और पॉइंट लिखते हैं, योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन और जीरो। फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 3 से भी ऊपर हो सकता है, 4 से भी ऊपर हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बेसिकली। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो बच्चों ये रिएक्शन था, मैं जरा ध्यान से बताती हूँ आप लोगों को। ये वाला रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस है, 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। और इस रिएक्शन में जो हमने सरफेस पर यानी कि जो कैटलिस्ट लिया है वो प्लैटिनम की सरफेस है। ठीक है, ये हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस है, बट हम अमोनिया से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो बेटा इनिशियली क्या हो रहा था, इस कैटलिस्ट की सरफेस पे लगातार हम अमोनिया प्रोवाइड कर रहे थे और वो प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है, यानी जैसे जैसे मैं अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो अमोनिया पे डिपेंडेंट था, NH3। ठीक है, रेस टू पावर 1, अमोनिया बढ़ रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरी प्लैटिनम की सरफेस अमोनिया से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी और फिर भी मैं एक्सेस क्वांटिटी में अमोनिया सप्लाई कर रही हूं, फिर भी मैं एक्सेस क्वांटिटी में लगातार अमोनिया सप्लाई कर रही हूं। क्या होगा बच्चों? क्या वो अभी भी उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा? नहीं, कैटलिस्ट के पास नए अमोनिया को रखने की जगह ही नहीं है। जब तक वो एग्जिस्टिंग अमोनिया को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेता वो नए अमोनिया को नहीं लेगा। यानी कि जैसे ही मैंने एक्सेस अमोनिया ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अब वो जीरो ऑर्डर हो गया है। कितना भी मैं अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं
उस क्वांटिटी से या उस रफ्तार से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट ऑलरेडी अमोनिया से ऑक्यूपाइड है। आई होप यू गॉट इट। यानी यही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है जब आपका अमोनिया लिमिटेड क्वांटिटी में है, और यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर है जब आपने अमोनिया एक्सेस क्वांटिटी में ले ली है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, यानी जितने भी रिएक्शन हैं जिसके अंदर एज अ कैटलिस्ट आप किसी मेटल का उपयोग करते हैं, वो सारे रिएक्शंस बेटा जीरो ऑर्डर में आते हैं। अगर मेटल एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो उसका सरफेस एक टाइम के बाद भरने ही वाला है, और वो सारे केसेस किस में आ जाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएंगे। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल radioactive decay are considered as first order reaction, are considered as first order reaction। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो गया है, या मैं कार्बन डेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये पेड़ इतने साल पुराना है और इसकी बॉडी में एक रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम है, यानी रेडियो एक्टिविटी टर्म जहां पर भी आए समझ जाओ, क्वेश्चन में लिखा हो नहीं लिखा हो, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। चमक गया? ओके बच्चों, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें एकदम क्लियर हो गया है। अब हमें मेजरली, वैसे तो कितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं, बट मेजरली वी हैव टू कवर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, एंड उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और उसके अलावा जो चीज़ें हमें सीखनी है बच्चों, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो चलिए आ जाइए मॉलिक्यूलैरिटी पे चलते हैं। What do you mean by molecularity of a reaction? तो बच्चों इतना तो पता है कि अगर मुझे ये A और B रिएक्टेंट से C प्रोडक्ट बनाना है तो इनका आपस में कोलिजन होना चाहिए। जब तक टकराएंगे ही नहीं प्रोडक्ट बनेगा कैसे? सो व्हाट इज molecularity? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing साइमल्टेनियस, यानी साथ में साइमल्टेनियस कोलिजन्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर होगा, अगर दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो वो बाईमॉलिक्यूलर होगा, तीन टकरा रहा है तो ट्राई मॉलिक्यूलर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो सकती है? नॉट पॉसिबल। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा क्या आधा मॉलिक्यूल टकरा सकता है? नहीं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, एंड मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3। 3 से ऊपर साथ में मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है, तो दैट इज नॉट देयर। ओके, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद एग्जाम में क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस आता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस लिखने को आता है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है बच्चों। तो आपको करना क्या है? बड़ा ही सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर्स of reacting species in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स है उनके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing
साइमल्टेनियस कोलिजन्स। खत्म, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। तो बच्चों जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट कैन बी जीरो, दिस कैन नॉट बी जीरो, it can be fraction or its value can be more than 3। यहां पर क्या हो रहा है, it can never be a fraction or more than 3। ठीक है, more than 3 तो इसकी वैल्यू ही नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। उसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इसे डिटरमाइन किया जाता है और इसे इट इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट्स वैल्यू changes with temperature and pressure, its value do not changes with temperature and pressure, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने एग्जाम में लिख दिए तो आपका काम हो जाना है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स यू द आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा क्लू देता है। मॉलिक्यूलैरिटी डू नॉट गिव एनी क्लू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस हो गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस के बीच में, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए मैक्स टू मैक्स आ सकता है 3 पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग, यू आर सॉर्टेड, करेक्ट। अब आ जाते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे, ठीक है बच्चों। तो अब शुरुआत करते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से और सबसे पहले इस केस में शुरुआत करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ये हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालने वाले हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर the rate of reaction is independent of the concentration of reacting species, correct। कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर कौन सा हुआ बच्चों, जब आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन आए रेट इज इक्वल टू के एंड यहाँ पर ए की पावर 0। ए अगर आपका रिएक्टेंट है लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, और अगर वो जीरो ऑर्डर है तो मतलब कि उसके कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साफ साफ सी बात है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिखती हूँ बच्चों। सो आर रिएक्टेंट है, सपोज वो पी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने जा रही हूँ, तो मैं आर के लिए लिखूँगी माइनस डी आर बाई डी टी, लिख सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, करेक्ट। जीरो ऑर्डर है इसीलिए आर की पावर क्या हो जाएगी 0। जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। क्या करेंगे बच्चों, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया बच्चों आर इज इक्वल्स टू
माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पर आई जो है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर r विल बी इक्वल टू आर नॉट, यानी जो अभी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीशीज़ का वो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, यानी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ प्लेस करूँ तो r की जगह मैं r नॉट प्लेस करूँगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। सो बेसिकली यहाँ पर ये आ गया r नॉट इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर r नॉट आई के इक्वल है तो मैं इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में प्लेस करती हूँ और मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। इसी को यूज़ करना है बच्चों, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट फाइंड आउट करना है तो भी इससे यूज़ कर सकते हो, टाइम फाइंड करना है तो भी यूज़ कर सकते हो। इसका ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो y एक्सिस पे क्या लेना है आपको? r, करेक्ट। x एक्सिस पे क्या लोगे आप? t। ठीक है बच्चों, m क्या डिनोट करता है? स्लोप। तो स्लोप आपका नेगेटिव है, यानी कि दिस स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। ये सिर्फ किस में होता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। और c क्या डिनोट करता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ की लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो वैल्यू हो गई आपके r नॉट की। इस तरीके से कई बार एग्जाम में ये ग्राफ देखकर पूछता है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है। उसके बाद उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाता है, तो आप उसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब उसका रेट कांस्टेंट निकालने को कहा जाए तो सपोज k निकालना है बच्चों, तो मैं kt को इधर कर लेती हूँ। kt इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। ठीक है, kt इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, तो k इज इक्वल्स टू आर नॉट minus r upon t. This is your final expression to solve any question. ठीक है, ये याद रहेगा सारे बच्चों को। तो मैंने क्या लिखाया है? मैंने क्या लिखाया है बच्चों आपको? k इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये स्लोप आ गया, k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। करेक्ट, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब ये ग्राफ आपने बना लिया, सब बढ़िया है। अब ये जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी समझते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन था r इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, यानी ये तो पूरा 1 हो गया, यानी जो k की यूनिट है वही r की यूनिट है। r की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1, वही k की भी यूनिट है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, तो ये यूनिट भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब निकालते हैं हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? द टाइम ड्यूरेशन in which the concentration of reacting species is reduced to half, यानी वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर जो आपका रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। यानी कि अगर मुझे t हाफ रिप्रेजेंट करना है हाफ लाइफ पीरियड ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो टाइम को मैं t हाफ लूँगी और जो आपका r है उसे क्या लूँगी? r नॉट बाई 2। r नॉट को मैं क्या लूँगी बेटा? r नॉट बाई 2। ठीक है, अच्छा, ओह यहाँ पर वापस 0 लिख दिया, इसको मत लिखना, बाकी सब सही है बच्चों। ठीक है, ये गलती से लिख दिया मैंने,
r इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। अब जो हमारा मेन एक्सप्रेशन था वो ये था, ठीक है, तो इसमें हम रख देते हैं t की जगह t हाफ इज इक्वल टू आर नॉट को एज इट इज़ रखेंगे एंड r की जगह आर नॉट बाई 2 ले लेते हैं डिवाइड बाई k। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पे। सो t हाफ इज इक्वल टू 2r नॉट माइनस आर नॉट अपॉन k। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अच्छा 2 भी तो आएगा इसका डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा आर नॉट बाई 2k। दिस इज टी हाफ का फॉर्मूला फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो बच्चों एग्ज़ाम में ये ग्राफ दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ये कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरो ऑर्डर, के की यूनिट क्या होगी, तो वो बता दिया आपने। इसका हाफ लाइफ निकालने का क्वेश्चन आ गया, तो आपने हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाल लिया, वैल्यूज़ जो भी देंगी उसके हिसाब से कर लेना। अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं बेटा। आप देख रहे हो कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसे बन रहा है, y इज इक्वल्स टू mx टाइप ग्राफ बन रहा है। चलिए बनाते हैं। y एक्सिस पे t हाफ ले लिया, x एक्सिस पे आपने r नॉट ले लिया, ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप विल बी इक्वल्स टू 1/2k, 1/2k, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ज़ीरो ऑर्डर की यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, द रिएक्शंस in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting species। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K R की पावर 1, करेक्ट है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इस R को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू KR, करेक्ट, ऐसे लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ज़रा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ, तो माइनस dr बाई r इज इक्वल्स टू k dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ इस तरीके से। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ln r इज इक्वल्स टू KT प्लस I, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, माइनस ln r इज इक्वल्स टू KT प्लस I। अब इसको हम फर्दर कैसे लेकर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों I इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब मान लीजिए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि r इज इक्वल्स टू r नॉट, करेक्ट, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ln r नॉट इज इक्वल्स टू I, यही आएगा, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो अब I ln r नॉट के इक्वल है, तो I की जगह मैं ln r नॉट प्लेस कर दूंगी, तो माइनस ln ऑफ r इज इक्वल्स टू KT एंड देन माइनस ln r नॉट, माइनस ln r नॉट, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं, तो KT विल बी इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस ln r, करेक्ट है ना बच्चों।
ठीक है बेटा, अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके बेसिस पर वहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो हम उस ग्राफ को फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ln r, यहाँ पर ये y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी है। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब साइन ऐसा ही है। अगर मैं इस साइन को डिस्प्लेस करूं, यानी इस इक्वेशन को फिर से लिखूं और इसको मैं पॉजिटिव कर लूं, तो ये माइनस के टी प्लस ln r नॉट होगा। तो हम देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, तो c आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा। देखिए स्लोप नेगेटिव है, तो ये माइनस के हो जाएगा। y एक्सिस पे ln r है, x एक्सिस पे टाइम है, और इंटरसेप्ट हो गया आपका ln r नॉट। करेक्ट, तो आप इस इक्वेशन से भी ये वाला ग्राफ दे सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर आगे सॉल्व करने जा रही हूँ। तो के टी इज इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस ln r। के टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए हाफ लाइफ थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। के टी इज इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस ln r, ln r नॉट माइनस ln r। ठीक है, तो ये के टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ln r नॉट अपॉन r। ठीक है, एंड के टी इज इक्वल्स टू, ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 r नॉट अपॉन r। बन गया एक्सप्रेशन। तो k विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई t log टू द बेस 10 ऑफ r नॉट बाई r। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट और टाइमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। वेयर r नॉट is your initial concentration and R is your final concentration. करेक्ट, इतना समझ में आ गया बच्चों? अब इतना समझ में आ ही गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर मुझे इसकी k की यूनिट निकालनी है तो k की यूनिट कैसे निकालोगे? तो r इज इक्वल्स टू k r की पावर 1, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। R की यूनिट होती है मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1, और यहाँ पे R की मोल लीटर रेज टू -1, मोल लीटर रेज टू -1 लीटर रेज टू -1 कैंसिल, तो K इज इक्वल्स टू सेकेंड रेज टू -1। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसका निकालते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दी है। T की जगह T हाफ लेंगे और R की जगह हम लेंगे R नॉट बाई 2। अब इसके अंदर ये चीज़ प्लेस करते हैं। K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T हाफ log टू द बेस 10 R नॉट अपॉन R नॉट बाई 2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K एंड log 2 कितना होता है 0.3010। तो T हाफ इज 0. मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो 0.693 बाई K। ये हो गई T हाफ का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये याद रखना है, और ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए याद रखना है फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट बच्चों, अब ज़रा देखते हैं एक और ग्राफ था यहाँ पर, log r नॉट बाई r, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं। K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log टू द बेस 10 ऑफ R नॉट बाई R। करेक्ट, तो मैं इसे उस तरफ लेकर जाती हूँ
Kt upon 2.303 is equals to log to the base 10 of R naught by R. तो ये y is equals to mx टाइप ग्राफ बना। y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, log to the base R naught by R। x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303। इस तरीके से आपके इस सेगमेंट के सारे ग्राफ्स कवर हो गए हैं। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर की सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हाफ लाइफ और उनके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, सब कुछ यहीं पर कवर हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर टी हाफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अगर मैं टी हाफ वर्सेस आर नॉट का ग्राफ बनाती हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, किस केस में, फर्स्ट ऑर्डर में, तो उसका लाइन स्ट्रेट आएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टी हाफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है बच्चों। ये भी हमारा खत्म हो गया। सो ऑल इन ऑल हमें सारी चीज़ें पता चल गई है और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के। ये डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये याद रखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आता है एग्जाम में, ग्राफ बनाया रहता है और यही वैल्यूज़ लिखनी होती है। अगर आपको पूछा जाए कि डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, तो आपका आंसर होगा dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के आर, करेक्ट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने को बोले तो के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखने के लिए बोले तो r इज इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज टू माइनस के टी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, आपको पता चल गई है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये पाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया 298 केल्विन पे, तो देखो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुए थे, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुए थे, ठीक है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाकर 308 कर दिया, यानी 10 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर, तो आप देख रहे हो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। एंड नाउ डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी मुझे ये पता चला कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर the rate of reaction doubles। रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डबल हो जाती है, और वो दिख रहा है क्योंकि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। देखो पहले तो सपोज मैं बात करूं H2NI2 मॉलिक्यूल की, H2NI2 मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। हर मॉलिक्यूल की खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। उस पोटेंशियल एनर्जी में मुझे कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो उस रिएक्शन के मिनिमम एनर्जी लेवल गैप को क्रॉस कर सके। यानी H2NI2 को अगर HI में कन्वर्ट होना है तो उनके पास एक मिनिमम जूल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम किलो जूल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। वही मिनिमम किलो जूल ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी। बट मेरे पास सपोज 30 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एनर्जी है 10 किलो जूल की, तो बाकी क्या होगा, बाकी को कहेंगे बेटा हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें अगर हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी को मिला दे तो दैट विल बी इक्वल टू योर एक्टिवेशन एनर्जी, और आपका H2I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
HI में. This is the minimum extra energy over and above potential energy of the reactant which must be supplied to cross the energy barrier. ठीक है, तो मान लीजिए मेरी बॉडी के पास PE अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था. पोटेंशियल एनर्जी में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी एनर्जी मैंने ऐड कर दी है. पोटेंशियल एनर्जी में रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दी है, तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी रीच हो गई. टीई क्या है बच्चों? थ्रेशहोल्ड एनर्जी. थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. थ्रेशहोल्ड एनर्जी पे कैसे रीच होगे? आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करोगे तो वो बन जाएगी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के इक्वल. हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी एक्वायर करता है ताकि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के लेवल को क्रॉस करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके. ठीक है, ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट. ये रिलेशन याद है तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है. Potential energy of molecule plus activation energy make us to reach the minimum threshold energy requirement so that a reactant get converted to product. Simple, easy language. ठीक है, इसमें जब भी हम ग्राफ बनाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर देख रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ग्राफ एकदम पॉइंटेड हो रहा है या ज़्यादा कर्व हो रहा है. ये बताता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि सारे मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन कर रहे हैं. दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, सिर्फ ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है. ये वाला ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ कि भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर डबल करने पे डबल हो जा रहे हैं. अब इस रिलेशन को बताने के लिए बेटा टेम्परेचर रिलेशन के लिए अर्हेनियस इक्वेशन फेमस है. अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है? K इज इक्वल्स टू A E माइनस EA बाई RT. ये एक्सपोनेंट में है. ठीक है, ये रिलेशन देता है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू A. दिस इज योर अर्हेनियस कांस्टेंट. Arrhenius constant raised to power EA. EA is your activation energy into R into T. अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? ln K is equals to ln A minus EA upon RT. करेक्ट. इसको और सॉल्व करने वाली कंडीशन में अगर मैं लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T. करेक्ट, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो जब भी आपको टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट से कनेक्ट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एक और फॉर्मूला है, मान लो आप बोलो कि मेरा रेट कांस्टेंट K1 था एट T1 टेम्परेचर, तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना होगा? अगर ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, डेरिवेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या लिख सकते हो? log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. और यहाँ पर आपको टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? केल्विन स्केल पर लेना है. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ पर EA की जो यूनिट है वो तो आप जूल में ले लोगे. ठीक है, R की वैल्यू लोगे 8.314. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है. एक और चीज़ मैक्स टू मैक्स इसमें पूछी जा सकती है कि भाई इसका ग्राफ बता दो. इसका ग्राफ क्या बनेगा? देखो, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू mx और ये c है. तो y एक्सिस पे मैंने ले लिया log k, x एक्सिस पे ले लिया 1/t. स्लोप मेरा इस तरीके से जा रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R. दैट इज इक्वल टू योर स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू log k, log a.
ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो बच्चों। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड कभी भी ऐसा ग्राफ दिया हो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी हो या फिर स्लोप दिया हो और एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने को बोले, तो भी आप इस फॉर्मूले में रख के पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डन। ये देख रहे हैं वही वाला स्लोप है, बस हमने ln k n 1/t लिया है और यहाँ पे क्या लिया था, log k n 1/t। तो log k लोगे तो 2.303 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिर्फ ln k और t लोगे तो EA/r हो, माइनस EA/r होगा, 2.303 नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला, ये ग्राफ और ये फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन आता है, अगेन लिख देती हूँ, log k2/k1 इज इक्वल्स टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। फिनिश, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा बचता है आखिरी टॉपिक यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है तो वो मतलब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है डेफिनेटली, लेकिन वो कभी भी रिएक्शन में यूज अप नहीं होता है। वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है, ना ही वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है। इक्विलिब्रियम को भी शिफ्ट नहीं करता। रिएक्शन के अंदर केमिकली कोई चेंज, मतलब खुद चेंज नहीं होता है, जितनी क्वांटिटी में गया था उतनी ही क्वांटिटी में बाहर निकल जाएगा, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करेगा। तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देने से ज्यादा, देखो मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पोटेंशियल एनर्जी से मुझे थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक पहुंचना है, तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी की जरूरत होती है। तो भाई मेरे पास तो पोटेंशियल एनर्जी थी और कुछ क्वांटिटी में एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तभी वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है अगर मैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर देती हूँ, तो ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ही लो हो गया बेटा, तो ज्यादा रिएक्टेंट अगर लो हो गया तो ज्यादा रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि कम बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है, जिसे मैक्स और विलियम ने दिया था। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर किए जाते हैं जो भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड स्फीयर्स। ये जो हार्ड स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे से कोलॉइड करते हैं, टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो टकराते वक्त एटलीस्ट पहले तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी और उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए ताकि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी को रीच कर सके। तो टकराते वक्त उनके पास एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, पहला। और दूसरा, उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन से पहले, यानी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो एडेड एक्टिवेशन एनर्जी है वो होनी चाहिए। दोनों होगी तभी वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी को रीच कर पाएंगे। ठीक है, मान लो ये दोनों पैरामीटर्स हैं, उसके बाद वो कोलॉइड कर रहे हैं, तो कोलॉइड करते वक्त भी इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, इनका तो ओरिएंटेशन ही अलग है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक दूसरे के साथ अगर टकराए भी तो बॉन्ड तो बना नहीं पाएंगे। यानी कि कोलिजन इफेक्टिव कब कंसीडर किया जाता है? जब मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका डायरेक्शन प्रॉपर हो ताकि वो बॉन्ड बना सके नजदीक आकर। तो भाई इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, दैट टू विथ अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, जब ये सब होता है तब जब मॉलिक्यूल कोलॉइड करता है और अगर वो इफेक्टिव कोलिजन दिखाता है तो भाई हम इस एक्सप्रेशन को कैसे देते थे? R इज इक्वल्स टू Z E EA by RT।
where R is the rate of reaction that is dependent on Z. What is Z? Z is denoted as collision frequency. What is collision frequency? 1 मार्क के लिए definition आ सकता है, number of collision per second per unit volume. 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने collision होते हैं, that is your collision frequency. तो पहले ये एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाता था, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से, collision frequency पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है, तो फिर हमने करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला, वेयर k इज इक्वल्स टू p इंटू z इंटू e माइनस EA अपॉन RT, एंड p एंड z इनको अरहेनियस कांस्टेंट भी कहा जाता है, p इंटू z, क्योंकि ये इक्वेशन अरहेनियस इक्वेशन से सेम ही हो गई ना, ठीक है, एंड k इज इक्वल्स टू p इंटू z E माइनस EA बाई RT. तो ये बस इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट्स इट. तो बस इसी इक्वेशन से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. 3 बातें ध्यान रखनी थी, जब भी वो कोलिजन करते हैं उनकी खुद की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, कोलिजन होते वक्त इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब हमारा ये वाला फॉलो होता है पॉइंट, वेयर Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले यानी कि P यानी कि स्टेरिक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले पॉइंट को भी इसमें इंक्लूड कर सके. और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन. सारे ग्राफ, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है. अब सिर्फ रह जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स. तो तीनों फिजिकल के चैप्टर खत्म कर लिए हैं. न्यूमेरिकल्स के लिए अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको मज़ा आया है शेयर करिए इसे अपने सारे दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करिए ताकि YouTube इसे उन बच्चों तक सजेस्ट करे जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है. ठीक है बेटा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. अभी तक देख रहे हो तो धन्यवाद, शुक्रिया आपका. ये सारा हार्डवर्क आपके लिए है और आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत होती है बस, तो वो दिया करिए दिल खोल कर. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.